student, I am Sarita and you are watching Sarita Biology classes. Student, today we will discuss about linkage and crossing over. तो स्टूडेंट आज हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. सो मेनी क्वेश्चन इससे अराइज होगा. तो स्टूडेंट इसे आप अच्छी तरह से समझना, इसके एक एक टर्म्स को क्लियर करना. तो स्टूडेंट यहाँ पे लिंकेज का मतलब क्या होता है सबसे पहले हम ये जानते हैं. तो लिंकेज वर्ड से ये क्लियर होता है कि लिंकेज का मतलब लिंक. लिंक मीन्स कनेक्शन विद अदर, यानी कोई दो थिंग्स है और वो एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, लिंकेज कहते हैं. तो ऐसा ही कुछ फिनोमेनन हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा इस चैप्टर में. तो खास करके स्टूडेंट यहाँ पे बात हो रही है उस कि जब मेंडल जो है अपने वर्क को पी प्लांट पे किए थे, 3 लॉज दिए उन्होंने, और उनका वर्क जो है काफी कुछ सर्कुलेट नहीं हो पाया. बहुत सारे रीजन थे जो हम प्रीवियस वीडियो में बताए भी हैं आपको. तो 3 साइंटिस्ट जो थे उनके वर्क को आफ्टर डेथ ऑफ मेंडल उनके वर्क को के ऊपर रीडिस्कवर्ड किया और उनके वर्क को रॉक पिलर मानते हुए उन्होंने काम किया. ह्यूगो डेब्रिज, कोरेंस एंड टेस्मॉर्क ने उनके वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया था. तो जब वो उनके वर्क के ऊपर खुद से वर्क कर रहे थे तो काफी कुछ तो मेंडल का बहुत सही पाया गया, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सारी चीजें हर जगह बिल्कुल सही पाया गया. लेकिन मेंडल का जो थर्ड लॉ उन्होंने दिए थे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो स्टूडेंट कई केस में गलत मिला. और खास करके वाटसन पनेट ने 1905 में ये कई जगह पे गलत पाया कि जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो कहता है कि जब कोई क्रोमोसोम पे 2 जीन्स है जो डिफरेंट कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो अगर इनहेरिट होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो वो दोनों ही जीन जो है वो इंडिपेंडेंटली अपना कैरेक्टर शो करता है. कोई एक दूसरे पे जीन जो है डिपेंडेंट नहीं होता है, यानी वहां पे कैरेक्टर की कोई ब्लेंडिंग नहीं होती है, बिल्कुल सेपरेटली कैरेक्टर पास आउट होता है. लेकिन स्टूडेंट यहाँ जैसे सपोज दैट ये देखिए, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है जिसका ये होमोलोगस पार्टनर है. अब इस पे सपोज दैट एम जीन है जो अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एन जीन है जो अलग कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यही तो कहता है कि जो एम जीन होगा वो इनहेरिट होगा, तो वो एम इसी क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा, और एम जीन जो इनहेरिट होगा तो वो इसी क्रोमोसोम के ऊपर रहेगा. जैसा कि आप गैमेट फॉर्मेशन के टाइम भी देखे और भी कई जगह देखने को मिला. लेकिन वाटसन पनेट ने ये प्रूव किया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है. स्टूडेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो हमें रेशियो मिलता था वो भी 9:3:3:1 मिलता था, लेकिन ये भी ऐसा देखने को नहीं मिला. इस 9:3:3:1 में भी डेविएशन हुआ कहीं. इस तरह से ये रेशियो नहीं मिला. तो इससे ये क्लियर हुआ कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो मेंडल का थर्ड लॉ अच्छी तरह से सही नहीं है. और इस तरह से इस चीज को प्रूफ करने के लिए टी.एच. मॉर्गन ने भी बहुत बड़ा वर्क किया. अमेरिकन जूलॉजिस्ट थे टी.एच. मॉर्गन. उन्होंने भी 1945 में ड्रोसोफिला के ऊपर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर एक फ्रूट फ्लाइज है, उसके ऊपर वर्क किया. और उसको उन्होंने क्या किया, एक लेबोरेटरी में कल्चर किया, मैटिंग करवाया. वहां पे मैटिंग करवा करके फिर विदिन 2 वीक्स ड्रोसोफिला के पूरी लाइफ साइकिल का स्टडी किया. तो उन्होंने ये देखा कि जैसे एक फीमेल ड्रोसोफिला था जिसका कलर येलो, जिसका जो बॉडी का कलर था वो येलो था, और जिसका वाइट आइज था, और दूसरा जो मेल ड्रोसोफिला था उसका बॉडी का कलर ब्राउन था और रेड आइज था उसके पास. उन दोनों को एक दूसरे के साथ जब मैटिंग करवाया गया तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्रोजेनी हुआ उसमें काफी कुछ वेरिएशन देखने को मिला, काफी कुछ चेंजिंग देखने को मिला. और इस तरह से टी.एच. मॉर्गन ने भी ये प्रूफ किया कि जो कैरेक्टर है
वो पास आउट तो होता है बट इंडिपेंडेंटली पास आउट नहीं होता है, यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का थर्ड लॉ था वो वहां पे पूरा पूरा फिट नहीं हो रहा था। तो इस तरह से उन्होंने भी ये देखा कि जो उनका जो 9:3:1 जो रेशियो था उसमें भी डेविएशन देखने को मिला। तो इस तरह से स्टूडेंट उन्होंने ये क्लियर किया कि मेंडल का जो थर्ड लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो फॉलो अप नहीं हो रहा है। तो स्टूडेंट अब लिंकेज क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। एसोसिएशन ऑफ टू डीएनए सेगमेंट्स when they reside close together on the same chromosomes is called linkage। तो स्टूडेंट लिंकेज देखिए क्लियरली कहा जा रहा है कि एसोसिएशन ऑफ टू डीएनए सेगमेंट यानी दो डीएनए का सेगमेंट, पहले ही आपको बता चुके हैं कि डीएनए का जो फंक्शनल सेगमेंट होता है दैट इज कॉल्ड जीन। तो ये समझ लीजिए कि वो जीन के बारे में ही बोला जा रहा है कि दो जीन व्हेन दे रिसाइड क्लोज टुगेदर, जब वो दोनों एक दूसरे के क्लोज हों और एक ही क्रोमोसोम पे हो तो उस कंडीशन को हम कहते हैं लिंकेज। यानी उसको हम समझने के लिए आपको बताते हैं, सपोज दैट ये हमारा दो क्रोमोसोम है। अब ये क्रोमोसोम ये हमारा एक सिंगल क्रोमोसोम है जिसके ये होमोलोगस पार्टनर है, आपस में वन क्रोमोसोम है और इसका होमोलोगस पार्टनर ये है। अब इसके ऊपर सपोज दैट जीन है कोई कैपिटल टी और इसके ऊपर जो जीन है वो है स्मॉल टी। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब ये दोनों ये जो है ये होमोलोगस पार्टनर पे है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के हिसाब से जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा इनहेरिट होगा तो यहाँ पे सेपरेटली इनहेरिट होगा। लेकिन जब ये दोनों एक ही क्रोमोसोम पे होगा, जैसे ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो ये क्या होगा यहाँ पे, तो स्टूडेंट यहाँ पे ये दोनों जो है जो इनहेरिट होगा नेक्स्ट जनरेशन के लिए तो दोनों एक साथ इनहेरिट होगा, कोई सेपरेट नहीं होगा और इसी फेनोमेनन को हम कहते हैं लिंकेज। अब ये दोनों एक साथ इनहेरिट क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक सेम क्रोमोसोम के दो अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है और ये जब दोनों अलग अलग लोकस पे प्रेजेंट है तो नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होगा। तो इन दोनों के बीच जो फ्रेंडशिप है, जो दोस्ती है वो टूटेगी नहीं, वो दोनों एक साथ साथ ही जाएंगे। जैसे सपोज दैट दो क्लोजेस्ट फ्रेंड हैं तो वो कहीं भी जाते हैं तो एक साथ ही जाते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते। सेम वही रिलेशनशिप इनके बीच है। जब एक क्रोमोसोम के ऊपर ये दो अलग अलग कैरेक्टर के जीन हैं तो ये दोनों एक साथ ही जाएगा, ये बिल्कुल ये एक सेपरेट नहीं होगा। जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऐसा नहीं कहता है और इसीलिए मेंडल का जो थर्ड लॉ है वो यहाँ पे ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे जब कोई भी क्रोमोसोम एक सिंगल क्रोमोसोम के दो जीन जो है वो दो अलग अलग लोकस पे होता है तो वो जब इनहेरिट होता है तो एक साथ इनहेरिट होता है, उन दोनों के बीच जो फिजिकल रिलेशनशिप होता है वो एक साथ होता है और इसलिए वो सेपरेट नहीं होता। और इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो फॉलो अप नहीं हो रहा है। अगर ये इसके होमोलोगस पार्टनर के पास होता ये क्रोमोसोम तब ये सेपरेटली नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता, लेकिन चूंकि ये एक ही क्रोमोसोम के अलग अलग लोकस पे है तो ये एक साथ जाएगा, कभी ये अलग नहीं होगा, ये साथ साथ का बंधन है। तो इस चीज को स्टूडेंट आप माइंड में बिल्कुल अच्छी तरह से फिट कर लेना कि ये दोस्ती कभी टूटती नहीं है और इसी दोस्ती का नाम जो है वो लिंकेज है। तो लिंकेज क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन का फ्रेंडशिप। तो स्टूडेंट अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है इसके बारे में आप जानिए। तो टू क्रोमोसोम्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर एक्सचेंज इक्वल सेगमेंट विद ईच अदर। यहाँ पे स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है इसके बारे में आप ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन आप पढ़े होंगे, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा।
तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब कोई, जैसे सपोज दैट ये हमारा एक क्रोमोजोम है, ये सिंगल क्रोमोजोम है, और इस सिंगल क्रोमोजोम का ये दोनों क्या है, होमोलोगस पार्टनर है आपस में। तो अब एक पार्टनर के पास ये एम क्रोमोजोम है, दूसरे लोकस पे एन क्रोमोजोम है, यहाँ स्मॉल एम, और दूसरे लोकस पे स्मॉल एन जीन्स प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होता है, इसे हम अच्छी तरह से समझते हैं। तो इसका एक हम सिस्टर क्रोमैटिड्स बनाते हैं। तो इस तरह से सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये हो गया इसका, और ये हो गया इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब इस पे भी जो जीन है वो एम है, और यहाँ कैपिटल एम और यहाँ स्मॉल एम। यहाँ इस सिस्टर क्रोमैटिड्स के पास भी जो जीन है वो स्मॉल एम और दूसरे लोकस पे स्मॉल एम। ये स्टूडेंट मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये दोनों लोकस होते हैं। तो एक लोकस पे यहाँ पे सेम क्रोमोजोम दिखाया जा रहा है, सेम जीन दिखाया जा रहा है, दूसरे लोकस पे भी सेम जीन है। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये क्या है, तो ये दोनों तो आपस में इसका जो क्रोमैटिड्स है वो इसका सिस्टर क्रोमैटिड्स है। जैसे ये लोकस, ये क्रोमैटिड्स और ये क्रोमैटिड्स, और ये आपस में सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। उसी तरह ये और ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के साथ क्या रिलेशन है, तो ये दोनों जो हैं वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। उसी तरह ये दोनों क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो इस तरह से स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या होगा, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जो एक्सचेंजिंग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे जैसे ये दोनों होमोलोगस हैं, तो इसमें एक्सचेंजिंग जब होगा तो हमें कोई न्यू चीज नहीं मिलेगा, क्योंकि जो चीज इसके पास है वही चीज नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है। जैसे सपोज दैट ये जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है इसका, तो ये क्या करेगा, इसको अपना ये जो पार्टनर है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो पार्टनर है वो यहाँ पे चला जाएगा। यानी नॉन सिस्टर पार्टनर आपस में एक दूसरे से जेनेटिक जीन्स को क्या करेंगे, वो एक्सचेंज करेंगे। तो इस तरह से इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एम और यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम। तो न्यू जो कॉम्बिनेशन हमारे पास फॉर्म होगा स्टूडेंट, वो इस तरह से फॉर्म होगा। यानी ये हो जाएगा हमारे पास, एक ही पेयर हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि ये जो हमारे पास हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे एम एन, और यहाँ पे हो जाएगा क्या हमारा एम, और यहाँ हो जाएगा हमारा स्मॉल एम। फिर दूसरे को अगर हम लेते हैं तो दूसरे में भी सेम इसी तरह से हो जाएगा। यहाँ पे तो हमारा स्मॉल एम है, और ये है हमारा क्या, यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैपिटल एन, स्मॉल एन, स्मॉल एम, स्मॉल एन। तो इस तरह से स्टूडेंट यहाँ पे हम देखते हैं कि मटेरियल का जब एक्सचेंजिंग होता है, और इसी मटेरियल के एक्सचेंजिंग को हम कहते हैं क्या, क्रॉसिंग ओवर। यानी क्रॉसिंग ओवर आप बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट माइंड में रखना कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच होता है। कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो कोई भी नई चीजें नहीं मिलेगी, सेम चीज इनहेरिट होगा। और ये खास करके हमको ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जब मियोसिस से डिवीजन होता है तो उसमें हमें ये चीजें देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट रिकॉम्बिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो इन द मियोसिस ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर, बिल्कुल ध्यान रखना है स्टूडेंट, ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, डीएनए सेगमेंट सेपरेटेड टू ईच अदर इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। यानी अभी हमने क्रॉसिंग ओवर के केस में क्या देखा, क्रॉसिंग ओवर के केस में हमने यही तो देखा कि जो नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड्स है, जो जैसा कि हमें डायग्राम में भी आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली दिखा रहे हैं, ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है
ए और ये वो क्या किए, आपस में एक दूसरे से अपने सेगमेंट को चेंज किए, और इस तरह से ये जो सेगमेंट को चेंज किए तो इस तरह से क्या हुआ, यहाँ पे जो कंपोजिशन हुआ वो इस तरह से हो गया, यानी ये सेगमेंट जब इस पे आ गया, स्मॉल एन का सेगमेंट इसके साथ आ गया तो इस तरह से ये क्रोमोसोम हो गया, और कैपिटल एन का सेगमेंट जो यहाँ था वो यहाँ अटैच हो गया, एक्सचेंजिंग हो गया सेगमेंट का। तो इस तरह से जो एक्सचेंजिंग हुआ सेगमेंट का, और वो फिर से वो सेगमेंट एक्सचेंज होने के बाद क्या हुआ, रिकम्बाइन हो गए, मतलब फिर से वो सेपरेट होकर के अलग हो गए। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो स्टूडेंट रिकॉम्बिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट हम लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारा एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। आपको बार बार हम एनसीईआरटी का एग्जांपल देकर के इसीलिए समझा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इस चीज को समझने में। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो क्रॉसिंग करवाया जा रहा है, क्रॉस ए क्रॉस बी। क्रॉस ए में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हम वन होमोलोगस क्रोमोसोम ले रहे हैं, और उस वन होमोलोगस क्रोमोसोम पे आप देख रहे हैं कि दो जीन जो है वो बिल्कुल पास पास, एक येलो कलर और एक व्हाइट कलर की जीन जो है, ये दोनों अलग अलग कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दोनों बिल्कुल क्लोजली जो है वो उस पे सिचुएटेड हैं। तो इस तरह से हमने एक मेल का लिया और दूसरा पेयर हम फीमेल के लिए। तो इस तरह से एक पेयर मेल के लिए और दूसरा पेयर हम फीमेल के लिए। दोनों में ही आप देख रहे हैं कि जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन है वो बिल्कुल क्लोजली सिचुएटेड है। यहाँ पे हमने येलो के लिए वाई कैपिटल वाई और व्हाइट के लिए कैपिटल डब्ल्यू रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे हम येलो के लिए वाई डैश और व्हाइट के लिए डब्ल्यू डैश रिप्रेजेंट किया है। स्टूडेंट आपको कोई कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से डायग्राम में भी रिप्रेजेंट किया गया है एनसीईआरटी के। अब स्टूडेंट यहाँ पे इन दोनों के बीच जब क्रॉसिंग होता है, पेरेंटल क्रॉस होता है, तो A1 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिलता है वो इस तरह से मिलता है। A1 जनरेशन में भी वो जो जीन है वो बिल्कुल क्लोजली जो है इनहेरिट हो रहे हैं, उसमें कोई सेपरेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, कोई वहां पे सेग्रीगेशन देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ब्लेंडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे फाइनली A1 के बाद A2 जनरेशन में भी जब क्रॉसिंग होता है तो A2 जनरेशन में भी जो रिजल्ट हमें मिलता है वो ये मिलता है कि पेरेंटल जो कैरेक्टर है वो 98.7% आ रहा है। ऑफ स्प्रिंग में, प्रोजेनी में पेरेंटल कैरेक्टर जो ट्रांसमिट हो रहा है वो 98.7% ट्रांसमिट हो रहा है, और रिकॉम्बिनेंट जो कैरेक्टर ट्रांसमिट हो रहा है वो 1.3% ट्रांसमिट हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हमें देखने को मिल रहा है कि जब ये जीन बिल्कुल क्लोजली है एक दूसरे से, जो दोनों डिफरेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर भी जो है वो प्रोजेनी में जो पास आउट हो रहा है वो बिल्कुल जो है थ्रू आउट पासिंग हो रहा है, कोई वहां पे सेपरेशन नहीं हुआ। अगर सेपरेशन होता तो पेरेंटल जो कैरेक्टर हमें मिलता है वो इतना ज्यादा नहीं मिलता, इसमें बहुत कमी आती, लेकिन ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। यानी बिल्कुल ये क्लियर दिखा रहा है लिंकेज को, और लिंकेज यहाँ पे ज्यादा हो रहा है इसीलिए पेरेंटल कैरेक्टर हमें ज्यादा दिख रहा है, और जो क्रॉसिंग ओवर है वो रिकॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल यहाँ पे कम दिख रहा है। तो इससे ये क्लियर लिंकेज जो है स्टूडेंट यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि जब दो जीन क्लोज हैं तो लिंकेज ज्यादा होगा, और दो जीन अगर दूर रहेंगे तो लिंकेज कम होगा। जैसा कि हम क्रॉस बी में देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम लिया गया है जिसमें एक व्हाइट है, दूसरा मिनिएचर जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों जीन एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे हैं, तो ये दोनों जब थोड़ी दूरी पे हैं तो जब यहाँ भी मेल और फीमेल गैमेट है, दोनों की क्रॉसिंग हो रही है तो A1 जनरेशन में जो रिजल्ट मिल रहा है, उसके बाद A2 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो इन दोनों के रिजल्ट के आधार पे जो हमें
पेरेंटल कैरेक्टर और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है, पेरेंटल कैरेक्टर हमें 62.8% मिल रहा है और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर हमें 37.2% मिल रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब ये दोनों जीन एक दूसरे से थोड़ी डिस्टेंस पे हैं तो यहाँ पे जो कैरेक्टर की पासिंग हो रही है, यानी यहाँ पे थ्रू आउट जो जीन है वो पास आउट नहीं हो रहा है, उनमें जो है वो डेविएशन हो रहा है, उनमें जो है वो सेपरेशन हो रहा है, जिसके कारण पेरेंटल कैरेक्टर और रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर जो है वो पेरेंटल कैरेक्टर से ज़्यादा मिल रहा है और पेरेंटल कैरेक्टर हमें कम मिल रहा है। यानी क्रॉस ए की अपेक्षा अगर बी में देखा जाए तो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज़्यादा है और पेरेंटल कैरेक्टर कम है। क्रॉस ए में पेरेंटल कैरेक्टर ज़्यादा है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर कम है। तो ये बिल्कुल क्लियर शो कर रहा है कि दो जीन अगर बिल्कुल क्लोज होंगे तो वो एग्जैक्ट पेरेंटल कैरेक्टर को इनहेरिट करेंगे और दो जीन अगर थोड़ी डिस्टेंस पे होंगे तो उसमें पेरेंटल और प्रोजेनी के कैरेक्टर में डेविएशन होगा, डिफरेंसेज हमें देखने को मिलेगा, वेरिएशन हमें देखने को मिलेगा, जो हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में भी देखते हैं कि जब बहुत सारे ऐसे प्रोजेनी हैं जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट होते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हुआ उस समय जो है पेरेंटल जो जीन होगा वो बिल्कुल क्लोजली होगा, तभी वो पूरा पेरेंटल कैरेक्टर को इनहेरिट कर रहा है। अगर थोड़ी डिस्टेंस पे होता तो वो पूरा पेरेंटल कैरेक्टर को इनहेरिट नहीं करता, जो हम प्रैक्टिकली अपने लाइफ में देखते भी हैं कि बहुत ऐसे प्रोजेनी हैं जो बिल्कुल पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बहुत में वेरिएशन भी होता है। तो स्टूडेंट आगे जीन मैपिंग क्या होता है इसके बारे में अब हम समझते हैं। स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप 12th स्टैंडर्ड के बाद नीट में भी इससे सो मेनी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। अरेंजमेंट ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम बहुत सिंपल सा है, किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का अरेंजमेंट होता है उसी को हम कहते हैं जीन मैपिंग या जेनेटिक मैपिंग। तो स्टूडेंट यहाँ पे सपोज दैट ये सपोज दैट कोई क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का जो अरेंजमेंट है, इस तरह से जीन जो अरेंज है, इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, इसी अरेंजमेंट को हम कहेंगे जीन मैपिंग। अब स्टूडेंट यहाँ पे जनरली इसका यूज कहाँ होता है, इट इज यूज टू डिटरमाइन इट्स रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन जीन। इसका जनरली यूज होता है रिलेटिव डिस्टेंस निकालने के लिए, दो जीन के बीच की डिस्टेंस क्या है उसको निकालने के लिए हम जेनेटिक मैप का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर इस तरह से जीन जो है वो अरेंज है। अब सपोज दैट ये अलग अलग कैरेक्टर के लिए जीन है जिसका इस तरह से हम नेमिंग देते हैं। सपोज दैट ये है P Q R S T U V W, इस तरह से स्टूडेंट हम इस जीन को अरेंज कर रहे हैं क्रोमोसोम के ऊपर जो अलग अलग कैरेक्टर को के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हम ये जानेंगे, जैसे ये जो जीन है P वो Q से क्लोज है, Q जो क्लोज है वो R से क्लोज है, आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे अगर देखते हैं तो R और Q एक दूसरे से क्लोज है, P और Q एक दूसरे से क्लोज है, R X और S एक दूसरे से क्लोज है। तो यानी अगर हम कहें कि जो P और Q के बीच जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, तो स्टूडेंट ये आप अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि P और Q एक दूसरे से क्लोज है इसलिए P और Q के बीच जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, मोर होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। और अगर आपको बोला जाए कि P और T के बीच, T यहाँ पे है, वो लिंकेज क्या होगी, तो यहाँ पे P और T के बीच जो लिंकेज होगी वो Q की अपेक्षा जो है वो लेस होगी, कम होगी, क्योंकि T जो है वो P से काफी डिस्टेंस पे है। और इसी तरह अगर बोला जाए कि P और W के बीच जो लिंकेज होगी वो क्या होगी, तो ये वेरी लेस होगी। यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। यानी P और W के बीच जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा है,
इसलिए यहाँ पे लिंकेज की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, यानी ये यहाँ पे ये दोनों जीन एक दूसरे से क्लोज नहीं है, इसलिए लिंकेज यहाँ पे बहुत ही लेस है। और ज्यादा क्या है तो CO क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर है स्टूडेंट वो ज्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस between chromosome, distance between gene, distance between genes। तो इस तरह से स्टूडेंट जो लिंकेज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन जीन के, यानी जितना ही दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होगा उतना ही लिंकेज कम होगा, और जितना ही दो जीन्स के बीच डिस्टेंस कम होगा उतना ही लिंकेज ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट क्रॉसिंग ओवर किस केस में ज्यादा होगा, तो आप देख रहे हैं कि दो जीन के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर मोर होगा, वहां पे क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, मोर होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर CO इज इक्वल टू क्या होगा, CO इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, CO क्रॉसिंग ओवर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि ये दोनों जो है वो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि स्टूडेंट जो लिंकेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लिंकेज इज लिंकेज इज इक्वल टू inversely proportional to distance between genes and inversely proportional to डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। तो इस तरह से स्टूडेंट यह एक हमारा फॉर्मूला निकल के आया है, और इस फॉर्मूले पे हमारा सो मेनी जो है इससे रिलेटेड जो है सो मेनी प्रॉब्लम्स आपको आएंगे। तो आप अच्छी तरह से माइंड में फीड कर लीजिए कि लिंकेज जो है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन जीन के और डिस्टेंस और क्रॉसिंग ओवर के। तो इस तरह से इस फॉर्मूले को आपको अच्छी तरह से माइंड में फीड कर लेना है स्टूडेंट। और अब हमें उम्मीद है कि आपको ये लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो आप अपनी प्रॉब्लम को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और स्टूडेंट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। Thank you.